जय हिंद दोस्तों, मैं नौशाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा बाई अभिषेक शुक्ला। तो दोस्तों, जैसा कि हम इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री की सीरीज पर चल रहे हैं और आज फिर मैं उसी के आगे मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला हूं, कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, अगर इंटरमीडिएट के सिलेबस आपका पूरा नहीं है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं यूपी बोर्ड से, तो दोस्तों हमारे नॉलेज अड्डा वेबसाइट पर भी हमारी सारी वीडियोस के नोट्स दिए गए हैं। आप उन जो नोट्स दिए गए हैं उनकी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, बस चार्ज आपसे ये लगेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा देखें। मैं नौशाद, चलते हैं आज की वीडियो की ओर, जो कि रसायन विज्ञान इंटरमीडिएट का चौथा अध्याय रासायनिक बलगति भाग 1। तो आइए दोस्तों, जानते हैं रासायनिक बलगति क्या होती है। दोस्तों, इस चैप्टर से आपके परीक्षा में 3 से 4 नंबर का आता है और 110% आता है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। और यदि आपको कहीं डाउट उत्पन्न होता है या कोई क्वेश्चन आपके मन में उठता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रासायनिक बलगति। इसकी जो सबसे पहली हेडिंग है वो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या होती है। वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थ का सांद्रण परिवर्तन होता है। मतलब किसी अभिक्रिया का वह दर, साधारण भाषा में अगर हम बोल लें कि किसी अभिक्रिया का वह दर जिस पर समय के साथ साथ, समय में तो परिवर्तन होता है, परंतु समय के साथ साथ जो अभिकारक में भी अभिकारक का पदार्थ है उसमें उसके सांद्रण में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहलाती है। जैसे अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt। आइए जानते हैं अभिक्रिया की तत्क्षणिक दर ये क्या होती है। किसी निश्चित क्षण पर किसी एक अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन की दर उस दाब पर अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की तत्क्षणिक दर कहलाता है। एक बार फिर से समझ लें कि किसी निश्चित क्षण पर, क्षण का मतलब समय या किसी फिक्स समय पर, टाइम पर किसी एक अभिकारक अथवा उत्पाद, कोई अभिकारक हो या उत्पाद हो, के सांद्रण परिवर्तन की दर, उसमें जो सांद्रण परिवर्तन की दर हो रही है, किस समय पे कितने सांद्रण में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस दाब पर अभिक्रिया की
दर या अभिक्रिया की ताक्षणिक दर कहलाती है। जैसे अभिक्रिया की ताक्षणिक दर बराबर dR/dt। आगे आते हैं, आगे मिलती है आपकी कोटि। अभी दोस्तों आपको ये कोटि पेपर में 110% आती है। अभिक्रिया कोटि, अभिक्रिया की शून्य कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये जो कोटि की अभिक्रियाएं हैं प्रथम से शून्य से लेकर तृतीय तक, ये आप बहुत ही अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हर साल पेपर में इसके आने के बहुत चांस रहते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि कोटि क्या होती है। कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या, पदार्थों की अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया की प्रकृति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। साधारण भाषा में अगर इसको हम समझना चाहें तो क्या हम समझेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया की प्रकृति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि साधारण भाषा में अगर हम बोलते हैं तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, उनकी जो अणुओं की संख्या होती है, उनकी जो अणुओं की संख्या होती है, जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता रहता है। जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनका सांद्रण परिवर्तित होता जाएगा, ठीक, परिवर्तित होता रहता है। इसी को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर दिया गया है CH3COO C2H5 NaOH इक्वल टू CH3COONA C2H5OH। यानी कि यहाँ पर अभिक्रिया की दर यानी कि अभिक्रिया कोटि भी बढ़ी हुई है, इसके सांद्रण में परिवर्तन भी हुआ। अब कहते हैं, अब आते हैं सक्रियण ऊर्जा पर। जानते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या है, कि ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा युक्त अभिकारक अणुओं को जितनी ऊर्जा की और आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊर्जा की एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको सक्रियण ऊर्जा हम कहते हैं। जैसे सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा, यानी कि EA बराबर ET माइनस ER, जहाँ सक्रियण ऊर्जा EA से प्रदर्शित करती है। आइए जानते हैं दोस्तों अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। जानते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग सांद्रण C के समानुपाती होता है। जैसे dx/dt समानुपाती C या dx/dt इक्वल टू Kc, जहाँ K एक नियतांक है जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब आते हैं तापीय गुणांक पर। तापीय गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के बराबर होता है। जैसे वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक बराबर T + 10 डिग्री सेल्सियस। अब वेग स्थिरांक पर इसका मान क्या होगा, T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। अब आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं, वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक
किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। मतलब वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के किसी भी अणु यानी कि जो भी अभिकारक हो उसका अणु में उसके अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वेग किसी भी सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका वेग A = B + C हो तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। उदाहरण, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हाइड्रोजन व क्लोरीन का संयोग, जैसे H2 + Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सूर्य का प्रकाश = 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का स्त्राव। जानते हैं क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को वेग स्थिरांक का व्यंजन या शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजन H = kT जहाँ x = kT, जहाँ x अभिकारक की वह मात्रा है जो समय में अभिक्रिया करती है या समय से अभिक्रिया करती है और k अभिकारक का वेग स्थिरांक होता है। अब आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर। जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में आप देख रहे थे कुछ और था, उसमें क्या था कि उसमें किसी भी अभिकारक का सांद्रण परिवर्तन नहीं हो रहा था, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया थी। इसमें क्या है कि इसमें अभिकारक के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है। वेग जो होता है वो अभिकारक के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे चीनी के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C12H22O11 + H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन प्रेजेंस इन HCl या H2SO4 यानी कि कोई भी अम्ल ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये दो भागों में टूट जाएगी, पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज, C6H12O6 + C6H12O6। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K = 2.303/T, T जहाँ समय दर्शाता है, या K = log base 10 A/A-x, जहाँ A अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण तथा A-x समय T समय पर सांद्रण, जितना भी T समय पर सांद्रण हो उसको माइनस कर देते हैं। अब आते हैं उत्प्रेरक। जानते हैं उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो स्वयं स्थायी रूप से परिवर्तित हुए बिना अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देता है। यानी कि उत्प्रेरक क्या है कि ये परिवर्तित नहीं होता, परंतु अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उसको हम उत्प्रेरक बोलते हैं। आइए आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो, परंतु आणविकता एक न हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, ऐसी अभिक्रिया को हम एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर चीनी फिर लिया है और इसको H+ आयन से चीनी + H2O यानी कि जल इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको तोड़ दिया है। तो दोस्तों
कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नौशाद आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।